हमारे साथ अब एसडी गात्री इंटरनेशनल ट्रेडिंग के संदीप भान हैं। संदीप नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर 20% ड्यूटी बढ़ाई एडिबल ऑयल्स पे और उसके बाद हमने एक रिएक्शन, इफ वी कैन से दैट, इंडोनेशिया से आता हुआ देखा है। आप दोनों के ही कैलकुलेशंस कैसे देखते हैं? देखिए, इंडोनेशिया की जो आज अनाउंस हुई है लेवी स्ट्रक्चर, ये एंटिसिपेटेड, उन्होंने बोला तो था कि ये रिवाइज कर रहे हैं, पर करेंगे कि नहीं, दैट वाज अ क्वेश्चन। बट इंडिया की जो ड्यूटी इंक्रीज हुई बाय 20%, दैट वाज अ बिग सरप्राइज। एंड उसके चलते बड़ी ये एक्सपेक्टेशन हो गई थी कि जो 20% एग्जैक्टली इंटरनेशनल मार्केट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बट सर्टन परसेंटेज ऑफ दैट विल बी एब्जॉर्ब बाय द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा फर्क एक दिन के लिए आया, जस्ट इट वाज फॉर ओनली वन डे। उसके बाद वी सॉ वन ऑफ द फास्टेस्ट रैलीज इन लास्ट सो मेनी ईयर्स, 300 पॉइंट्स 3 दिन के अंदर अंदर। एंड इट वाज मेनली ड्रिवन बाय, एक तो चाइना की एग्रेसिव, चाइना के मार्केट्स में, फ्यूचर्स मार्केट्स में अच्छी तेजी आ गई थी, और इंडिया के से इमीडिएटली आफ्टर अनाउंसमेंट वन डे, एक दिन छोड़ के उसके बाद इंडिया की भी बड़ी अच्छी बाइंग आई। और जिस प्राइसेस पे इंडिया ने बाई करा, दैट वाज वे अबाउ द प्राइसेस विच वाज बिफोर ड्यूटी इंक्रीज। तो उसका इम्पैक्ट वर्चुअली इंटरनेशनल मार्केट में फिर इग्नोर कर दिया गया कंप्लीटली, एंड वी वेंट वे हायर देन द प्राइसेस दैट वर बिफोर ड्यूटी कट। और दूसरा एक और मेजर फैक्टर वाज ऑब्वियसली द रिंगेट। मलेशियन रिंगेट हैज बीन परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल एंड इट स्ट्रेंथन्ड क्वाइट अ लॉट। आज सवेरे इनफैक्ट इट वाज डाउन बाय 400 बेसिस पॉइंट्स टू 4.26, जो अभी वापस 4.22 पे आ गया है, और वो स्ट्रेंथनिंग रैली कंटिन्यू कर रही है। इसके चलते सीपीओ और रिफाइंड ऑयल के प्राइसेस डॉलर टर्म्स में इंडिया के लिए और बढ़ते जा रहे हैं, वे अबाउट ड्यूटी कट के एंटिसिपेशन प्राइसेस। सो एट दीज प्राइसेस आपको क्या लगता है अब यहाँ से कहाँ जा सकते हैं प्राइसेस? क्योंकि जो मेजर मूवमेंट होनी थी शायद नियर टर्म के लिए अब वो हो चुकी है। अब यहाँ से जिस तरह की डिमांड है, जिस तरह की प्रोडक्शन है, स्टॉक्स हैं, प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं? अब टू पार्ट्स टू इट। वी कैन नॉट सी एट दिस मोमेंट पाम ऑन इट्स ओन। ये जो सारे कॉम्प्लेक्स को देखना पड़ेगा अभी साथ में, क्योंकि सोयाबीन ऑयल कंपीटिंग ऑयल में अभी चीपर है, $30-40 चीपर तो पाम ऑयल। सनफ्लावर $5-10 प्लस माइनस की रेंज में घूम रहा है। तो अभी सोयाबीन ऑयल के प्राइसेस में उतनी ज़्यादा तेजी आ नहीं रही है। उसके चलते पाम ने अपना प्रीमियम तो बना लिया, एंड इट हैज़ बीन देयर फॉर सम टाइम नाउ। ये कंटिन्यू करेगा, इस प्रीमियम को कंटिन्यू रहेगा, पर इससे ऊपर जाए अब उसके लिए टाइम लगेगा। अनलेस एंड अंटिल वी डोंट सी कंपीटिंग ऑयल्स मूविंग हायर, पाम को इन प्राइसेस से ऊपर लेने में थोड़ा सा। तो क्या रेंज बनती हुई देखेंगे फिर आप थ्रू द फेस्टिवल सीजन, एंड ऑफ दिस ईयर तक कहें? उसमें अभी देखिए, इफ वी सी रिंगेट टर्म्स इज वेरी डिफरेंट एंड डॉलर टर्म्स इज वेरी डिफरेंट। फ्रॉम डॉलर टर्म्स पर अभी रिंगेट की कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है। एंटिसिपेटेड देयर से इट्स गोइंग टू बी फर्दर स्ट्रेंथनिंग। इफ रिंगेट कीप्स ऑन स्ट्रेंथनिंग, डॉलर प्राइसेस विल कंटिन्यू टू इंक्रीज। और रिंगेट टर्म्स में प्राइसेस आर, एंड इन रिंगेट टर्म्स फ्यूचर्स वी आर एट इट्स पीक। But in terms of dollar prices, ringgit adjusted, it can go another $10, $15, $20. We don't know which way ringgit will go. Obviously, market is anticipating now. People have started talking. We might see 4 ringgit to a dollar, which is a huge gain. So that will translate into higher dollar prices. Okay. संदीप, क्योंकि एडिबल ऑयल समिट है, बहुत सारे लोगों से यहाँ पर बात हो रही है। उनका कहना है कि पाम जो बहुत पहले एक रोल प्ले करता था गैप फिल करने का, शायद हम फिर से वहीं पर आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सोयाबीन वर्ल्ड ओवर काफी ज्यादा है, सन की प्रोडक्शन बढ़ती हुई नजर आ रही है, इंडिया में मस्टर्ड काफी है। आप ये रोल चेंज आता हुआ देख रहे हैं? पाम की जो अपनी कैप्टिव डिमांड है वो तो है ही है। वो 5 से 6 लाख टन इंडिया के जो नॉन रिप्लेसेबल है, दैट 6 लाख टन इज इंटैक्ट। मेजर फैक्टर अभी इस साल ये था कि सनफ्लावर ऑयल पिछले साल इट वाज वेरी कॉम्पिटिटिव। उसने पाम की बहुत सारी डिमांड जो आउट कर दी थी, एंड पाम वाज लेफ्ट विद इट्स कोर डिमांड। अब वो सनफ्लावर ऑयल का डिस्काउंट रहा नहीं, सनफ्लावर हैज रिकवर्ड इट्स प्राइसेस। सनफ्लावर का जो डिमांड रिप्लेस करी थी पाम की, दैट डिमांड इज बैक टू पाम नाउ। तो उसके चलते पाम इट कंटिन्यूज टू सी ग्रोथ इन इंडिया। और जहाँ तक इंडियन मार्केट्स में बात है पाम ग्रो करने की, आप उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर निभाते हैं गोदरेज के साथ। क्या नंबर्स हैं, क्या प्रोग्रेस है, आगे जाकर किस तरह के एग्जैक्ट नंबर्स देखने को मिल पाएंगे लेट्स से 3-5 साल में? वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर्स ऑफ इंडियाज ऑयल सीड मिशंस, एंड वी आर वन ऑफ द की सप्लायर्स ऑफ द सीड्स फॉर द लोकल प्लांटेशन हाउसेज, एंड वी वांट टू सी दिस एज अ सक्सेसफुल प्रोग्राम, एंड वी वांट टू सी इंडियाज ओन पाम प्रोडक्शन ग्रोइंग। तो अगले 3 से 5 साल में किस तरह के नंबर्स आपको लगता है कि हम देख पाएंगे इन सेंस ऑफ इंडियाज ग्रोथ? In India's production numbers, as market anticipates that we should be producing close to 1 million ton by 2030. We hope that it materializes. Would be good to see that India gets 1 million ton on its own. अब फाइनल एक क्वेश्चन है और ये बायोडीजल की तरफ है, बायोफ्यूल की तरफ। जिस तरह से मैंडेट्स इंडोनेशिया ने यहाँ पर डाले हैं, वेरियस कंट्रीज इसके ऊपर काम कर रही हैं,
अगेन एज अ नंबर अगले 5 साल में कितना आप देखते हैं एज फूड एंड एज फ्यूल इन सेंस ऑफ पाम? ठीक है, पाम की जो बायोडीजल की इफ वी सी फ्रॉम द इंडोनेशियन ग्रोथ स्टोरी, इट हैज बीन वन ऑफ द सक्सेसफुल प्रोग्राम्स एंड इट कंटिन्यूज टू बी सक्सेसफुल. वी हैव नाउ B40 is being aggressively pushed, and in fact the recent rallies is also a lot related to the successful implementation of B40 in Indonesia, and this is only going. The new president-elect has already announced his intention that he wants to see B50 to start as fast as possible. So this plan is growing, and every 5% increase in the mandate means 1.5 million tons into the biodiesel program, and we see this growing. And that in turn also will support prices? The prices remain well supported, but it will also depend a lot how the crude oil prices go. That will depend. There's a direct correlation between the crude oil prices and biodiesel prices. Absolutely. नमस्कार, स्वागत है आपका और हमारे साथ अब एनके प्रोटीन से प्रियम पटेल जुड़े हैं. प्रियम नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए. आप कैसे देखते हैं ओवरऑल एडिबल ऑयल एज अ सेगमेंट राइट नाउ, जहां पर इतनी ज़्यादा मूवमेंट है? पहले फार्मर्स की तरफ से सरकार ने काफ़ी हद तक कंज्यूमर्स को भी सपोर्ट किया इलेक्शन से पहले, अब इंडस्ट्री को भी कुछ यहाँ पर देने की कोशिश है. आप कहेंगे एक फाइन बैलेंस यहाँ पर सरकार ने क्रिएट करने की कोशिश की है? आई थिंक ये बोलना इंडस्ट्री के लिए बहुत अनफेयर है कि इंडस्ट्री के लिए किया है. ये अच्छा है कि फार्मर के लिए किया है. नया क्रॉप आ रहा है, हमको आत्मनिर्भर बनना है ऑयल सीड्स में, उसके लिए हमको फार्मर्स के लिए इनकम बढ़ाने के लिए अपने को इम्पोर्टेड ऑयल्स में ड्यूटी जो इंक्रीज की है उसका इफेक्ट वी विल सी इन द कमिंग क्रॉप. तो वो बहुत ही अच्छा मूव है गवर्नमेंट की तरफ से. इंडस्ट्री को गैर इसमें कोई फायदा नहीं है, बट ओवरऑल एज अ इंडिजिनियस ऑयल प्लेयर जो डोमेस्टिक ऑयल्स में काम करते हैं, तो हमें लगता है कि अच्छा है इंडिजिनियस ऑयल्स प्रमोट करने के लिए ये बहुत अच्छा माध्यम है और ये अच्छा टाइम है जिससे हम कॉम्पिटिटिव रह सकते हैं इम्पोर्टेड ऑयल से. प्रियम, अगर हम एडिबल ऑयल का पूरा बुके देखें, यहाँ पर पोर्टफोलियो जिस तरह से इंडिया में है, कैसे देखते हैं आप कौन सा एडिबल ऑयल, कितनी यूजेज और कहाँ पे प्राइसेस मूव कर सकते हैं विद इन दिस? आई थिंक अभी जो मेन है वो न्यू सीजन अराइवल्स कब आएंगे उस पर डिपेंडेंट है. एक बिग फैक्टर है एथेनॉल का जो बाय प्रोडक्ट है DDGS, उसकी वजह से क्रशिंग में कितना चेंजेस आएंगे ये साल में वो देखना अभी बहुत डिफिकल्ट है. पर वो एक पॉइंट है जिसको हम बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके सिवाय उसके अकॉर्डिंगली डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी ऑफ ऑयल्स का हम डिटरमाइन कर पाएंगे. सोया ऑयल, कॉटन सीड ऑयल का आई थिंक मिड नवंबर एंड से प्रेशर शुरू हो जाना चाहिए इन द मार्केट. ग्राउंडनट का बहुत अच्छा क्रॉप है और उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रेशर दिख रहा है ये साल में. पाम का ये जो शॉर्टेज बना हुआ है पिछले 1-1.5 महीने से, वो एक और महीना जितना कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है, पर उसके बाद प्राइसेस विल हैव टू कम टू नॉर्मेलिटी. तो वो मेरा व्यू ये है. तो आगे जाके जिस तरह से हमने पिछले 6 महीने में जो मिक्स बनता हुआ देखा था, आप कहेंगे वो कुछ यहाँ पर अब चेंज हो रहा है? जिस तरह से सन की अवेलेबिलिटी बढ़ी है, सोयाबीन की क्रॉप अच्छी है, सोयाबीन वर्ल्ड ओवर काफ़ी ज़्यादा है, ग्राउंडनट एक और चीज़ है, कॉटन सीड ऑयल केक में ऑफकोर्स कुछ यहाँ पर दिक्कतें हैं. तो आप कैसे देखते हैं किस तरह का कंजम्पशन पैटर्न हम यहाँ पर पुल एंड पुश होता हुआ देखेंगे? आई थिंक मेरे को जो दिख रहा है कि सन ऑयल का थोड़ा डिमांड बिकॉज इंटरनेशनल क्रॉप कम है और प्राइसेस प्रीमियम पे, तो सन का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू द मिक्स घटना चाहिए. उसके सामने सोया और मस्टर्ड और अपना ग्राउंडनट ये सब ऑयल्स में थोड़ा मिक्स में शेयर बढ़ता हुआ दिख रहा है अभी. तो और राइस विल ऑल्सो बी अ बिग क्रॉप दिस ईयर, तो राइस का भी मिक्स अच्छा रहेगा. आप जिन ऑयल्स में डील करते हैं वो थोड़े से निश प्रीमियम ऑयल्स कहलाते हैं, लेकिन वहाँ पर किस तरह के नंबर्स हैं? वहाँ पे नंबर्स लुकिंग नॉट टू गुड. कॉटन सीड ऑयल में इतना अच्छा नहीं लग रहा है. सोइंग लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट 11 लाख हेक्टेयर्स कम है. उसका ऑयल यील्ड्स भी कम दिखाई दे रही है. तो अभी जिस हिसाब से देखें नेक्स्ट ईयर बहुत डिफिकल्ट होगा कि पूरा साल ऑयल अवेलेबिलिटी रहे नहीं रहे, पर नवंबर एंड में जब सीजन किक इन हो जाएगा तो अवेलेबिलिटी फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में नहीं रहेगा, पर सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है अवेलेबिलिटी वाइज. ग्राउंडनट ऑयल में वी सी अवेलेबिलिटी अच्छा रहेगा, एक्सपोर्ट डिमांड अच्छा रहेगा और अच्छा टाइम है. 2 साल पहले हमने देखा था कि ग्राउंडनट के प्राइसेस काफ़ी कंपेटिटिव थे. ग्राउंडनट एक टाइम पे इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट कंज्यूम्ड ऑयल था और वो अभी एक स्नैक बन के रह चुका था. वो भी शायद से इस साल जो क्रॉप है उसमें हमें दिख रहा है कि थोड़ा वो वापस मार्केट शेयर ले सकता है. राइस ब्राइन ऑयल एक और ऑयल है जिसमें हमें लग रहा है कि उसमें अवेलेबिलिटी लुक्स गुड, ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए. ओके. अब यहाँ से अगर आगे जाके डिमांड की बात करें तो फेस्टिवल सीजन से पहले किस तरह से ऑन शेल्फ अवेलेबिलिटी आप देखते हैं इन सभी ऑयल्स की?
अवेलेबिलिटी में पाम के सिवा बाकी सब ऑयल्स में इतनी दिक्कत मेरे को नहीं लग रही है। कॉटन सीड ऑयल में थोड़ी टाइटनेस दिखेगी आपको, सोयाबीन ऑयल में इतनी टाइटनेस नहीं दिखेगी। अवेलेबिलिटी है, सन में अवेलेबिलिटी है, सो टाइटनेस आई थिंक पाम एक ही प्रोडक्ट है जिसमें टाइटनेस ज़्यादा दिख रही है शेल्फ पे, और वो भी इट इज़ मोर ऑफ अ होरेका प्रोडक्ट, तो एंड कस्टमर में बहुत कम जगह जाता है, तो वहाँ पे फेस्टिव में आई थिंक अवेलेबिलिटी शुड नॉट बी एन इशू। और हम लोग जो भी इम्पोर्टर्स है, जो भी रिफाइनर्स है, वी वर ऑल वेल प्रिपेयर्ड टू केटर, ये डिमांड केटर करने के लिए, तो हमें लग रहा है कि अवेलेबिलिटी इश्यू नहीं होगा। एनके प्रोटीन्स एज अ कंपनी में अब यहाँ पर आगे जाकर क्या विजन है? जिस तरह की इंडस्ट्री अब ये है, वॉलेटाइल है, वेदर इश्यूज हैं, ईल्ड्स है, सरकार की नीतियों में यहाँ पर फेरबदल है, बायोफ्यूल की तरफ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो एज अ कंपनी किस तरह से आप अपने आप को पोजिशन कर रहे हो? एज अ कंपनी हमारा विजन बहुत क्लियर है कि जो गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव है कि आत्मनिर्भर भारत करना है नॉइड सीड्स, उसके लिए हमें डोमेस्टिक ऑयल्स की अवेलेबिलिटी बढ़ानी चाहिए। हम एफर्ट्स कर रहे हैं कैसे डोमेस्टिक ऑयल सीड्स का सोइंग बढ़े, उसकी अवेलेबिलिटी बढ़े, और हमारा ग्रोथ जो भी होगा हमको डोमेस्टिक ऑयल्स में ज़्यादा करना है। वो थोड़ा बहुत प्रोटेक्टेड रहता है फ्रॉम इंटरनेशनल ऑयल्स के कंपैरिजन में, पर डोमेस्टिक ऑयल्स में वी सी अ गुड ग्रोथ। और राइस ब्रान ऑयल बहुत अच्छा हेल्दी ऑयल है, वो एक जा सकता है। कॉर्न ऑयल है जो अभी इंडिया में इतना एक्सेप्टेबल नहीं है, वहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है। कॉटन सीड ऑयल को हम नेशनली लेके जाना चाहते हैं। उसके साथ साथ में ग्राउंडनट ऑयल जो कि भूल गए लोग, उसको वापस रीइन्वेंट करके लेके आना है। तो ये सब प्रोडक्ट्स में हम काम करेंगे और हमको यही डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि पाम सोए सन में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो चुकी है, इंटरनेशनल फैक्टर्स बहुत काम करते हैं, तो हमारा विजन क्लियर है कि ये ऑयल्स में वी सी अ गुड ग्रोथ। फिर हम एक फाइनल सवाल, और काफ़ी सारी कॉन्वर्सेशंस और काफ़ी सारी कंपनीज अब यहाँ पर ग्रो कर रही हैं, क्या इनके प्रोटीन्स इन दैट सेंस एक आईपीओ की तरफ जा रही है? जी नहीं, अभी कोई विजन नहीं है आईपीओ की तरफ। अभी जो भी है हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, और इट इज़ नॉट अ गोल कि आईपीओ है, इट हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, कि वो जब जर्नी में जब एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आती है उस टाइम पे करना है। हम कोई गोल लेके नहीं चाह रहे कि 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में आईपीओ लाएंगे। जब भी अपॉर्चुनिटी दिखेगी और अच्छा टाइम होगा कंपनी के लिए, ग्रोथ के लिए हमें अगर चाहिए होगा, तो उस टाइम पे आईपीओ आएगा। सो वी आर नॉट पुटिंग अ टाइम टू इट कि ये इतने साल में लेके आना है, टारगेट नहीं कर रहे हैं। हम उसको एज अ जर्नी ले रहे हैं कि जिस टाइम पे कंपनी को ग्रोथ के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी आईपीओ की, उस टाइम पे हम लेके आएंगे। तब तक वी आर होल्डिंग इट बैक। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉच, शुक्रिया हमारे लिए समय जाए। थैंक यू।